आगे बोलिए द एरिया, ये है ना जी सर। द एरिया ऑफ द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए बॉडी गिवन एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट बोला है बेटा कर्व। पहला है इम्पल्स, क्योंकि एरिया और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आपको क्या एक्सीलरेशन और किसका डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा, कहाँ घूमने चले जाएगा तो चाह रहे हो, ठीक। तो एक्सीलरेशन है, जैसे एक्सीलरेशन और किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में है बेटा, ठीक। तो जो एरिया आपको कवर हम लोग करते हैं, जब बात करते हैं क्या एरिया कवर बिटवीन क्या किसके एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप बात करते हो, तो एक्सीलरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट आपका कर्व होता है, ठीक है। अगर आप दिखाते हो कोई भी है एरिया है, अगर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप बात करते हो, एक्सीलरेशन एक ले लो, दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम लोग का डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया आपको एक्सीलरेशन और किसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको दिया गया है। तो कंडीशन क्या होगा, देखो जब हम लोग जैसे जैसे एक्सीलरेशन की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में क्या करेगा आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी पर यूनिट टाइम में क्या करेगी आपको इंक्रीज करते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हो, तो जब गाड़ी चलाएंगे बेटा तो उस केस में आपका अगर एक्सीलरेशन आपका इंक्रीज कर देंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होगा, ठीक है, वो वैल्यू क्या करता जाएगा आपका इंक्रीज करता जाएगा। और इसका एरिया जो कवर्ड होता है वो हमें देता है इम्पल्स। इम्पल्स आर इक्वल टू एफ इंटू टी पढ़ा है आपने। इम्पल्स क्या होता है एफ इंटू टी डेल्टा टी, आर इक्वल टू एफ इंटू क्या पढ़ते हैं वो टी, और एफ इक्वल टू होता है एफ इंटू ए इंटू कितना टी, ठीक। ये इंटू क्या होता है टी, एक्सीलरेशन। और टी जो होता है जैसे हम लोग लिखते हैं टी बराबर कितना टाइम जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लेते हैं वेलोसिटी लेते हैं, यानी कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराकर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ से आपको जब इस वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट करेंगे ए और टी इसका जो प्रोडक्ट होगा मास ऑफ बॉडी की हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, तो वहाँ से फिर हमें मिल जाता है क्या भाई इम्पल्स, मतलब उसको डबल रिवर्स करके तब आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट इम्पल्स, ठीक। 13 नंबर दीजिए क्वेश्चन लो। अरे सेकंड टर्म का 13वां आंसर में भेज देंगे आज आपको। नहीं सर बिना में दीजिए, एक आध दो दिन मुक्ति हो सकती है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन। कौन सा बता दिया हो 13 13 सेकंड एराड वही दे रहे हैं साफ नहीं सबसे ये राड ये भी आप मास 10 kg एंड लेंथ क्या है 4 मीटर। रेस्ट आने हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ इंड ए फिर टू एस टू रोटेट इन द वर्टिकल, तो इसे रख दिया गया, इसमें बचा दिया गया वर्टिकल प्लेन क्या है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ए। बोला गया है इफ वर्कडन ऑन द रॉड इज 100 जूल, ठीक, the height to which the end B is raised vertically above the floor। बोला गया बेटा एक 10 kg का राड है, ऐसे मान लो एज्यूम कर लो। आपका फर्स्ट देहात है कि पहले से आ रहे हैं? अच्छा फेस का फर्स्ट दे कितने दिन से आ रहे हैं? चलिए पहले प्रिपरेशन वगैरह कुछ किए हैं कि इंटर कब हुआ है? फिर कुछ कोर्स वगैरह किए उसके बीच में क्या ग्रेजुएशन वगैरह? चलिए बीच में गैप भी लंबा है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जब लॉन्ग गैप हो जाता है तो फिर सब्जेक्ट जब टच में नहीं आता तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में आती है। वैसे भी बायो वाले फीस ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ठीक। चलो देखो तो कंडीशन आपका होता है बेटा ये रॉड है, यहाँ क्या रॉड है, एक साइड इसका हमने हिंज कर दिया, ठीक। एक मान लो इसे ए है, इसे हिंज कर दिया गया, इसको वर्टिकल सर्किल में रोटेट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? वर्टिकल सर्किल में इसको रोटेट कर रहे हैं। जब इसे वर्टिकल सर्किल में आप रोटेट करोगे बेटा तो बोला क्या जा रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली पहले रखा गया, इनिशियली क्या हॉरिजॉन्टली रखा गया, जिसको आप रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तक इस तरह से रोटेट करना है। बोला गया है कि जो मास आपका रॉड क्या है, सपोज रॉड में इसका टोटल मास कितना दिया गया 10 kg, लंबाई 4 मीटर, इसका एक पोर्शन हिंज कर दिया गया,
और इसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में रोटेट कर रहे हैं। बोला कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हाइट उसकी है वो पूछी गई आपको है, कितना जूल काम वर्क करना पड़ा है उसे, 100 जूल वर्क उसे करना पड़ा। तो जो वर्क है ना वो क्या करें ना, मान लो हमें किसी पोजीशन पे ले गए, कहाँ पे ले गए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, हम इस पोजीशन पे जाके पता टाइम पे ये रॉड है, अगर वर्टिकली होगा लेंथ दिया है आपको, रॉड का लेंथ है कि नहीं, 4 मीटर रॉड, 4 मीटर है। ये 4 मीटर का आपका रॉड दिया गया है, रॉड की जो लेंथ आप देंगे 4 मीटर दी गई है। हम यहाँ पे याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे। आप किसको करेंगे, सेंटर ऑफ मास को। अगर ये रॉड पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा, सपोज दैट ये वर्टिकल हो जाता, कितना हो जाता वर्टिकल, जिसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी इस ग्राउंड लेवल से ये 2 मीटर है। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने मीटर पे हाइट पे शिफ्ट हो जाता, 2 मीटर हाइट पे शिफ्ट हो जाता। और 2 मीटर हाइट पर जब शिफ्ट होता तो इसके लिए जो वास्तव होता वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता। तो ये जी एच ले लें, एम की वैल्यू कितनी है, जी का मतलब एस की वैल्यू 200 क्या, इस केस में 200 जूल काम यानी कि वर्क करना पड़ता है। लेकिन बोला ये वर्क कितना 100 जूल ही है, वर्क कितना है, 200 नहीं है। क्वेश्चन में दिया है वर्क विल बी 100 जूल, देन हाइट पूछा गया है। तो इस कंडीशन इसका मतलब ये वर्टिकल सही हुआ, वर्टिकल ही होगा तो कितना हो जाता है, 200 जूल आपको करना पड़ता। नहीं समझे, देखो फिर से बेटा, कोई भी बॉडी होती है ना, यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं वो हमेशा इसके सेंटर पर लाई करेगा। और फिजिक्स में अगर सेंटर ऑफ मास को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर उस बॉडी को शिफ्ट करें दैट मींस उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को शिफ्ट करना होता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास जैसे हॉरिजॉन्टली पहले रॉड रखा गया था, अगर पूरा वर्टिकली हम लोग कर देते तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी हाइट शिफ्ट करता, उसके कितने यहाँ से वर्टिकल ये टोटल 4 मीटर दिया है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, 2 मीटर हुआ। ये 2 मीटर ये वर्टिकल हाइट आपका डिस्प्लेस होता है। 2 मीटर हाइट डिस्प्लेस होता तो वर्क जो करना पड़ता mgh के बराबर करना पड़ता, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगी। ठीक, तो ये कंडीशन आपका हो जाता है 200 जूल। बट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया वो कितना है, 100 जूल ही दिया है, 200 नहीं दिया। इसका मतलब रॉड यहाँ नहीं समथिंग इस पोजीशन पे कहीं होगा, और जिस पोजीशन पे आपको दिया गया है इसकी हाइट आपको पूछी गई है, इसका मतलब ये वर्टिकल जो हाइट होगा वो कितना आएगा। अगर आप यहाँ रखोगे मान लो सेकंड कंडीशन में आपको डबल लेते हैं, आपको 100 दी है, 10 into कितना HLS की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना 1 मीटर। लेकिन ये HLS सेंटर ऑफ मास की हाइट है। अब क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की हाइट पूछी गई है कि टर्मिनल बी की पूछी गई है, ये आपको निकालना पड़ेगा। देख लो क्या पूछा है, वर्टिकल हाइट। about perpendicular से passing through a, if the work done on the rod is 100 joule, the height to which the end B is raised vertically above the floor is। अब एंड बी का पूछा गया है, यहाँ पे सेंटर का नहीं पूछा गया। सेंटर ऑफ मास से आपने डिसाइड किया कितना होगा, तो अगर सेंटर की हाइट 1 मीटर है तो इधर का हाइट कितना हो जाएगा, 1 मीटर है तो मतलब टोटल हो गया कितना 2 मीटर। तो आपको एंड बी का पूछा गया है, क्वेश्चन में घुमा के थोड़ा सा कंडीशन क्या बोला गया आपको, इस एंड बी की हाइट कितनी होगी। ठीक, एंड एक यहाँ से सेंटर से हमने निकाला है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर सेंटर की हाइट आपकी 1 मीटर है तो इस टर्मिनल की हाइट भी उतनी होगी जितना इधर उतना इधर रहेगा। तो कंडीशन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एंड बी का पूछेगा 2 मीटर, सेंटर ऑफ मास का पूछेगा तो 1 मीटर। समझ गया, समझे कि नहीं। हाँ समझ। चौथा बताएंगे सर। अरे आगे पढ़ाने दो यार, वैसे 15 दिन के बाद, 1 मिनट खाली 1 मिनट, ये आसान है लेकिन आसान कठिन की बात नहीं है। 15 दिन के बाद तो पीरियड लगा हुआ है। मोल अब तो केमिस्ट्री वाला सबसे पूछना है, वैसे हमारा टाइम चल हुआ है। चलो देखो बाहर पूछ लेंगे, ठीक है सर। अभी जब बाहर निकलेंगे तो पूछ लेंगे। आइए देखिए, ऐसे ही अगर क्लासें लगती रही तो उसके बाद फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलो देखो, चौथे दिन में 3 लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक, वो भी फिजिक्स के। यहाँ तक से पढ़ाया गया था लास्ट में।
चलिए, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हो गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो गया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गया था। चलिए, कोलिजन अभी नहीं हुआ था ना। नहीं, टक्कर सिद्धांत पे नहीं हुआ। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी सारी, इलास्टिक वगैरह सब कुछ हो गया था। यस, इलास्टिक हो गया था ना। स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का भी हो गया था। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक बार स्टार्ट हो गया तो फिर लिखिए, पावर भी पड़ा, कोलिजन लिखिएगा, टक्कर सिद्धांत, टक्कर जिसे कहते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन एडिंग करिएगा, कोलिजन। उसको छुट्टी पे चल रहे हैं क्या आजकल? हाँ? देखो क्या होता है बेटा, कोलिजन किसे कहते हैं? टक्कर, व्हाट इज कोलिजन? मास टकरा, दो बॉडी आपस में जब- एमबी संवेग से एक होता है बेटा, बोला जाता है इफ टू बॉडीज आर कम्स इन कांटेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, दैट्स फेनोमेनन नोन एज कोलिजन। मतलब दो बॉडी अगर शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तब उसे हम लोग कोलिजन कहते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो तो कोलिजन हो रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड कोलिजन। लॉन्ग एक टाइम, क्लास में बैठे हुए हैं तो ये कोलिजन कहलाएगा क्या? ये कोलिजन नहीं बेटा। कोलिजन होने के लिए बंद कर लो, ठीक, कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? दो बॉडी का जो कांटेक्ट टाइम होता है ना शॉर्ट टाइम, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आता है, बैट से क्या होता है, हिट होता है, तो बॉल और बैट के बीच में कोलिजन होता है, ठीक। गाड़ी है, गाड़ी चलती है, किसी को ठोक दिया, ठीक, तो क्या कहलाएगा? कोलिजन कहलाएगा। कैरम खेलते हैं, स्ट्राइकर जाता है अलग बार दूसरे गिड्डे को क्या करता है, हिट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलिजन हो रहा है। मतलब कोलिजन जो होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर आपका क्या हो रहा है, दो बॉडी आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती है तब हम लोग टर्म देते हैं बेटा कोलिजन। इफ टू बॉडीज आर कम्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल देन इट इज नोन एज कोलिजन। तब उसे हम लोग कोलिजन कहेंगे जब शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में क्या आ रही है, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। अब कोलिजन का आपको नीचे पढ़ाया गया होगा, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं बेटा क्या इन इलास्टिक कोलिजन का, तो वहाँ पे दो कैटेगरी हम बात करें, नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसी तरह से आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। किसी को कुछ आइडिया है बताएगा? इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंसेस होती हैं? किसी को कुछ याद आ रहा हो? इलास्टिक कोलिजन सर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर। और इन इलास्टिक में सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, काइनेटिक एनर्जी को नहीं। सही बताया मैंने। देखो जब हम लोग बात करते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो बोला जाता है इसमें बहुत मोमेंटम एंड क्या काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। मतलब कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होते हैं। जब आपका नेचर कैसा है, जिसका सी नेचर होगा सबका लाइक, तो अगर बॉडी क्या हो रही है, कोलिजन हो रहा है, अभी कुछ लोग छूटा है, जिसका बच्चा है सी नेचर, कितने लोग हो? 4-5 ठीक, 29 लोग हैं। छुट्टियाँ मना रहे थे। हाँ चलो देखो, तो जब आप बात करेंगे क्या इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, इलास्टिक की बात करेंगे बेटा, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। जबकि जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, जब परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक दोनों में ही आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजेस। काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होती है, बट मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब बात आता है कि परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। जब हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं बेटा, तब उस केस में कोलिजन आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी आर स्टिक टुगेदर एंड क्या स्टिक एंड मूव टुगेदर। दोनों बॉडी कोलिजन के बाद आपस में एक दूसरे में चिपक जाती है और साथ साथ चलती है, तब उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कहेंगे कोलाइड होगा, बॉडी फिर सेपरेट हो जाती है। नेचर में जो मोस्ट ऑफ कोलिजन पाई जाती है ना, वो इलास्टिक नेचर की होती है। जैसे गाड़ी आया, कोई टकराया, एक दूसरे से उधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, तो ये सब नेचर कैसे हैं, इन इलास्टिक नेचर की आती है, लेकिन वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं कहेंगे। और जब हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली तो ऐसे एग्जिस्ट कम करते हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल के कोलिजन होते हैं, मैंने गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, उनके बीच में जो कोलिजन होता है बेटा,
उसे हम लोग कह देते हैं क्या वो परफेक्टली इलास्टिक नेचर का होगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद टोटल उनकी एनर्जी एंड मोमेंटम एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाती है। एक बॉडी की मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाली को पहले की, फिर उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे उनके मासेस और उनके डायरेक्शन आपको या कोलिजन कैसे हो रहा है उसके बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले लिख लेंगे 2 लाइन, थोड़ा जल्दी करिए भैया, ठीक है। देखिए क्योंकि जो शेड्यूल का पैटर्न है बहुत आड़ है इसमें, पीछे ठीक है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which a strong force act between two or more bodies for a short time as a result of which the energy and momentum of the interacting particle changes. Energy and momentum of the interacting particle changes. इंटरेक्टिव पार्टिकल चेंजेस, एनर्जी एंड मोमेंटम जो इंटरेक्टिव पार्टिकल की होगी बेटा वो क्या होगी आपकी चेंज होते हैं, इंटरेक्टिव पार्टिकल चेंजेस, ठीक। आगे लिखेंगे एक बात होता है बेटा, बोला जाता है जो कोलिजन के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता कि फिजिकल कांटेक्ट बॉडी के बीच में हो। जैसे हमारे दिमाग में होता है ना कि 2 बॉडी आएंगे एक दूसरे को टच करेंगे तभी क्या कोलिजन कहेंगे, ठीक। कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बोलोगे बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोलिजन कैसे होगा, कोई बताएगा कोई एग्जाम्पल? कोलिजन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, बिना आपसे लड़े ही टक्कर हो जाए, कोई लोग ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन हो रहा है, तो उसे बताइए, जल्दी बताइए। गर्मी में दिमाग तेज काम करना चाहिए, है ना, ठीक। बताओगे कोलिजन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट का, कोलिजन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, कोलिजन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, कोलिजन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट बताएंगे? ऐसा सुना कभी क्या? बिना टकराए ही टक्कर हो जाए, सुना नहीं? स्टेट भी नहीं कह रहे, हाँ स्टेट भी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? स्टेट भी नहीं होना चाहिए। स्टेट भी नहीं होना चाहिए मतलब आप कह रहे स्टेट विदाउट स्टेट नहीं, विदाउट कोलिजन मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना कोलिजन हो रहा, बिना छुए छुआए। हाँ खड़े हो जाते, चैनल पकड़ रहा है, बता। सर हाँ मैग्नेटोमेट वाला हो सकता है, मैग्नेटम बस पकड़ दे बैठ को। होता क्या बेटा, जो न्यूक्लियर हमारे क्या होते हैं, क्या जब कोलिजन होते हैं मतलब एटम का जो न्यूक्लियाई होता है, एटम का क्या होता है न्यूक्लियस, एटम का क्या है न्यूक्लियस। जब इससे हम लोग अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, आपने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक। तो ये अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। और न्यूक्लियस पे भी कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब अल्फा पार्टिकल का हम लोग बम्बार्डमेंट कराते हैं बेटा, तो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ये जाता है और जैसे जैसे इनके बीच का सेपरेशन घटता जाएगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, उनके बीच रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का क्या होता है डेवलप हो जाएगा। और वो तब तक ये अल्फा पार्टिकल इसके पास तक जाएगा जब तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से जो फोर्स रहेगा और इनकी एनर्जी की वजह से जो फोर्स उधर जाने की टेंडेंसी है, दोनों इक्वलाइज नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये जाके इसके कांटेक्ट में फिजिकली नहीं आता, उससे पहले ही क्या होता है वो वापस लौट जाता है। तो उसे कहते हैं कोलिजन बिटवीन क्या न्यूक्लियस एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस क्या कैसा है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट इज कोलिजन होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ क्या कोलिजन विदाउट फिजिकल
कांटेक्ट मतलब बिना टच किए ही उनके बीच में क्या, उसे हम कोलिजन कहते हैं। बाकी जो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, तभी हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन हुआ। ठीक, अरे ऐसे तो नहीं गाड़ी वहाँ पे है आपका तो हमारे से टकरा गई, यानी टकराएगी तभी बोलेंगे ना। तो नॉर्मल में जो हम नेचर में एग्जिस्ट करता है वो सारे में फिजिकल कांटेक्ट होते हैं। जैसे कोई आपको थप्पड़ मारे, पहले तो कहोगे मारा ना कि मैं ऐसे कहा यहीं से कहा मेरा थप्पड़ लग गया, तो नहीं लगा, तो तभी होगा जब फिजिकल कांटेक्ट होगा। बट यहाँ पे क्या विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, मतलब न्यूक्लियस के क्या आपका पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल उससे कांटेक्ट में आया नहीं, उससे पहले ही रिपेल हो गया। लेकिन रिपेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने फोर्स लगाया, दैट मीन्स वहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हुआ। तो हम कह रहे हैं दैट वहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ठीक, अब मैग्नेट का अपोजिट के लिख सकते हैं। ठीक, हाँ कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए कितने बजे आ रहे हैं, लाइट नहीं थी तो दौड़ाना चाहिए यार इसको। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसे अगर क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ले लीजिए, मैग्नेट ले लीजिए और डायमैग्नेटिक मटेरियल ले आइए, डायमैग्नेटिक मटेरियल उसकी तरफ जब मूव करेगा बेटा तो वो क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आते आते। अगर आपका उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ना सफिशिएंट हो कि वहाँ पे टच कर पाए, तो उससे पहले ही क्या करेगा, वो रिपेल हो जाता है। तो वो भी कंडीशन हमारे इसी को कहते हैं, याद रहेगा। चलिए ठीक, आगे लिखेंगे। लिखिए, अब यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, कर लीजिए टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, on the basis of conservation of energy, collision are classified in following types. 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 ठीक, पहला लिखेंगे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसे लिखाते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखिएगा, दोज कोलिजन इन विच, दोज कोलिजन in which kinetic energy of colliding particle, in which kinetic energy of colliding particle, kinetic energy of colliding particle, kinetic energy of colliding particle will be same, will be same before and after collision, will be same before and after collision, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। हो गया, एक टर्म थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा, अभी फिलहाल आगे बताएंगे। एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी को आइडिया है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किसी ने पढ़ा है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोई नहीं सुना? अच्छा, सुना कितने लोगों ने, याद हो या नहीं याद, सुना कितने, हाथ उठा जरा, कितने लोगों ने सुन रखा है क्या कुछ होता है ऐसा? आप नहीं सुने सर? हमें कभी नहीं याद। अरे सुने हैं कि नहीं ये पूछ रहे हैं? ऐसा लग रहा नहीं सुना। ऐसा लग रहा है सुने हैं, तब आप एब्सेंट रहे होंगे। ठीक, चलिए, आप भी नहीं सुने? बुझे ना पाए कहाँ पूछा जा रहा है, कहाँ पूछे हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख लीजिए। जब हम लोग कोलिजन की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? कोलिजन की बात करते हैं, तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की आप बात करते हो तो यहाँ पे कोलिजन के पहले, जब बॉडी दो कोलिजन के बिफोर हम दिखाएंगे, ये कंडीशन होता है दो बॉडी में,
और ये भी हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। हेड ऑन मतलब एक स्ट्रेट पाथ पर अगर दोनों बॉडी आके कोलाइड कर रही हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो उसे कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन का एग्जाम्पल कहलाता है। किसका? वन डायमेंशनल मतलब सीधा सीधा एक ही लाइन पर अगर दोनों बॉडी लाई कर रही हैं, तब वो आपका दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है कि जैसे ये है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन दोनों का कैसा है? सेम है। तो ये कोलिजन के बाद भी कोई बॉडी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो बेटा, कोलिजन के बाद भी उसी लाइन पे ही मूव करेंगे। बट अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, कहीं भी हो, अगर ये दोनों अगर ऊपर नीचे हो तो कोलिजन के बाद एक इधर जाता है एक इधर। जैसे कैरम बोर्ड से लोगों ने खेला होगा, कितने लोग कैरम खेले? मोस्ट ऑफ लोगों ने खेला होगा। गिट्टी कितने लोगों ने खेला? कंचा खेला ना? कुछ भी खोला हो जो भी है वो नहीं खेले? खेलना चाहिए, अपने हिंदुस्तानी गेम है यार। हाँ ठीक। तो उसको जब खेलते हैं ना, चाहे आप कैरम हो चाहे आपका क्या कंचा हो चाहे आपके दो क्या कुछ भी खेलते हैं, सब तरीके खेलने वाली चीज़ें, तो उस कंडीशन जब टकराती है ना तो मोस्ट ऑफ केस में एक इधर जाती है दूसरी उधर जाती है। जो लोगों ने कैरम खेला वो भी देखा होगा, जो लोगों ने कंचे खेले होंगे उन्होंने देखा होगा, मारते ऐसे हैं, जाता है किधर दूसरा उधर जाता है टकराने के बाद। ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोलिजन अगर बेटा सीधा सीधा हो रहा है, कभी कभी रेयरली आपका कैरम बोर्ड खेलते समय, कैरम खेलते समय या क्या कंचा खेलते समय ऐसा होता है कि एक टकराता है स्ट्राइकर जाके, दूसरा सीधा सीधा जाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है। वो तब होता है जब एकदम स्ट्रेट लाइन में दोनों जाके क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? सेम होता है। बाकी अगर जरा सा भी इधर साइड में है तो एक बॉडी दूसरी साइड में जाएगी, दूसरी साइड में जाएगी, तो उसे ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे। अभी आगे स्टडी करेंगे हम लोग, ऑब्लिक कोलिजन उसे बोलेंगे। ठीक। और अगर सीधा सीधा जा रहा है टकराने के बाद भी तो उसे हम लोग कहेंगे हेड ऑन कोलिजन या हेड टू हेड कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है। तो टकराने के बाद दोनों बॉडी कैसे जाएंगी? सेम लाइन पे जाएगी, सेम स्ट्रेट लाइन पे जाती है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि ये बॉडी की बिफोर कोलिजन है। मान लो उसकी वेलोसिटी हमने u1 ले लिया, मास आपने m1 लिया, इसकी वेलोसिटी आपने u2 ले लिया, मास आपका m2। ठीक। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। किसकी है? बिफोर कोलिजन की ये कहानी आपकी होती है। ठीक। आफ्टर कोलिजन जब लेंगे, क्या लेंगे आप? आफ्टर कोलिजन जब करेंगे आप। अब ऐसा नहीं कहना कि कोलिजन के बाद बॉडी का मास बड़ा हो जाएगा छोटा, वो वही रहेगा, बट बनाने ये आफ्टर कोलिजन की बात है। मान लो इसका v1 हो गया, m1 है, बाहर की वेलोसिटी v2 हो गई, m2 हो गई। ये आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। मोमेंटम सेम है। आफ्टर कोलिजन के बाद टाइप ऑफ कोलिजन जो है वो इलास्टिक नेचर है। वैसे परफेक्टली इलास्टिक हम लोग कब कहते हैं बेटा? जब दो आइडेंटिकल बॉडी के बीच में कोलिजन होता है और वो हेड ऑन नेचर का होता है, एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक। तब वो एग्जैक्टली पर क्या होता है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल होता है। यानी कि इनके मासेस दोनों कैसे हैं? बराबर हो, लाइन ऑफ एक्शन तो सेम लिया ही गया है। ठीक। तो जब ये कोलिजन होगा बेटा ना, तो अगर इलास्टिक नेचर क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये बॉडी जो अच्छा मतलब कोलिजन के पहले बिफोर कोलिजन u1 ग्रेटर होगा या u2? बिफोर कोलिजन वैल्यू ऑफ u1 इज ग्रेटर देन u2 और u2 इज ग्रेटर देन u1। u1 का वैल्यू ज़्यादा होगा कोलिजन के पहले या u2 का? u1 ग्रेटर होगा या u2 ग्रेटर होगा? बता सकते। और लोग हाथ क्यों उठाते? उठता है ना, हाथ दिलता है कि नहीं उठता है? झूठे उठा देना चाहिए यार। हाँ, अरे पूछा जाएगा ज़्यादा गलत बताओगे, इतना ही होगा ना। गोली मारने की तो है नहीं है कि गलत बोला तो तुरंत कहाँ। ठीक। अरे गलत बोलोगे तो अगली बार सही बोलने का प्रयास करोगे, तो बोलोगे नहीं तो फिर हमेशा तो गड़बड़े। इसलिए झूठे नहीं आए तो भी हार उठाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और उठा के तो देखो, और नहीं उठाओगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहोगे यार, पता नहीं जो बोलने वाले हैं सही है कि गलत है। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, गोल टेस्ट होता है ना, टेस्ट क्यों दिलाया जाता है? कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब टेस्ट नहीं देगा तो आप सब जानते एग्जाम में जाएगा गोली भर की तरह आएगा। ठीक है। टेस्ट बंद हो गया। ठीक। पंखा भी स्प्रिंग से अब लटका रहे हैं। पंखा भी स्प्रिंग से लटका रहे हैं ताकि लटके तो पंखा भी बढ़ जाए। अच्छा नीचे आ जाए। बेटा जीने वाले कोई मार नहीं पाया, मारने वाले कोई रोक नहीं पाता है। ठीक। अब उसमें पॉजिटिव मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, पंखा लटकाने और वो करने से नहीं होगा। पंखे भी दिलवा दें यार। हाँ एसी लगवा दे, वो सब नहीं है। आप उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करिए ना। अब पता है हमारी कैपेसिटी इतना उठाने की है, इतना बड़ा हमारे सर पे रख दोगे तो क्या होगा? माँ बाप भी गलत फहमी में हो जाते हैं कि हमारा बेटा पहली बार में ही क्या टॉप कर जाए। ठीक।
उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको देख के काम करना चाहिए, ठीक है। तो पता लगता है कि जाके 2 लाख जमा कराते हैं तो कहते बस इस बार नहीं हुआ तो हाँ, वही कहानी होती है। बच्चे को मोटिवेट करिए, वो पढ़े यार, अरे हो गया अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से पढ़ेगा, ठीक है। या तो आप दूसरे की देखी देखा भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? आधा तो अपनी पब्लिक क्या होती है, अरे उनका लड़का गया अच्छा मेरा भी लड़का जाएगा, भाई उनके लड़के की एबिलिटी अलग थी, आपके लड़के की एबिलिटी अलग है, तो कैसे वो कर सकता है? या तो आप उतना टाइम दीजिए उसको, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि नहीं भैया तुम्हें पहली बार में निकालना है। अब जो सर जो फेल हो गया इसका मतलब जीने लायक नहीं। अरे जो फेल हो गया इसका मतलब जीने लायक नहीं है, ऐसा था गलत तो है भाई। आप भाई मैं अब इतने कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? लगभग 22 लाख बच्चा, 22 लाख सीटें नहीं है ना, तो 22 लाख कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? अब हर बच्चे का गार्जियन सोचे कि मेरा बच्चा हो ही जाएगा, तो अब उसमें जो बेस्ट होगा वही होगा ना, बाकी तो सारे क्या होंगे नेक्स्ट टाइम देंगे या कुछ और किसी और फील्ड में जाएंगे। तो ऐसा अगर हर गार्जियन सोचे नहीं हमारे बच्चे का फर्स्ट टाइम में हो ही जाएगा, उसको इतना फ़ोन करके रोज़ आधा घंटा वो क्या कह दीजिए कि नहीं हुआ तो फिर हाँ, तो कहता है उससे लटकने पहले हम लोग पहले लटक लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लटक लेते हैं। तो ठीक है, गार्जियन का एक्सपेक्टेशन होता है, आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी एफर्ट मैक्सिमम आप कर सकते हो, और प्रयास करिए कि फर्स्ट टाइम में हो जाए तो सबसे अच्छा है। हर गार्जियन चाहता है मेरे बच्चे का अच्छा से अच्छा हो, गार्जियन दुश्मन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी गार्जियन का एक्सपेक्टेशन दूसरे को देख के ज़्यादा हो जाता है, ठीक। दूसरे वाले को देख के क्या कहेंगे, उनका लड़का गया था पहली बार में इतना 690 नंबर पाया, ठीक। अब उसको रोज़ शाम को फ़ोन करके तुम 690 से कम नहीं लाना चाहिए, अब बताओ 390 नहीं पाता, 690 कहाँ से लाएगा, ठीक। वही कहानी होती है। हमारे पिताजी खाली पूछते खाना पीना खाए हो कि नहीं। हाँ, खा पी के फिट रहो, हाँ? कुछ नहीं पूछते। सही है। बाकी आप अपनी मेहनत करो, अपना फुल एफर्ट करो, जितना कर सकते हो मैक्सिमम, मतलब आप अपने में चोरी नहीं करिए, जितना आप मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं उतना लगाइए, बाकी रिजल्ट सेकेंडरी फैक्टर होता है। ऐसा नहीं जो डॉक्टर बन गया या जो IAS बन गया, जो इंजीनियर बन गया वही जी रहा है, सबसे उससे भी बेटर जी रहे हैं लोग। खुश भी। अगर आपको बेटर इंसान बनना चाहिए, वो कुछ भी आप रहिए, नहीं तो पता लगा ऐसे कोई एक उल्टा पल्टा कह देगा, जाके रात में क्या लटक जाएंगे। इसलिए आपको जीने की कला मालूम होनी चाहिए, अच्छे इंसान रहिए, आप जितना एफर्ट करिए कुछ आप अच्छा बन जाइए, ठीक। अच्छे बन जाएंगे तो इजी में लाइफ गुजरेगी, अगर नहीं बनेंगे तो फिर आप मुश्किलें तो आनी है, ठीक। तो इसलिए इतना एफर्ट कर दीजिए कि आप कुछ अच्छा बन जाइए, ठीक। टाइम लग सकता है, कंपटीशन 1 साल 2 साल आपको टाइम लग सकता है, अगर मेहनत करेंगे तो हो जाता है। जो भी बच्चा मेहनत करता है वो हो ही जाता है, तो टाइम कितना लगेगा वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक। चलो देखिए, बट मानने की जरूरत नहीं है जी, हाँ ठीक है। जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, आप पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए, पता लगा पहले करके चले गए तो बेवकूफ़ी है ना, ठीक। चलो देखिए, अब टेस्ट वगैरह वहाँ बंद करवा दिए, इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दे रहे हैं, ठीक। तो पता लगा क्या जो पढ़ने वाला वो भी उसमें नुकसान होगा, जो गया वो तो गया है, जो बचा हुआ वो भी उसका नुकसान हो रहा है, ठीक। चलिए, तो आफ्टर ये बेटा वेलासिटी क्वेश्चन पूछा था कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो बिफोर कोलिजन U1 ग्रेटर देन U2 होगा या U2 ग्रेटर देन U1 होगा या दोनों बराबर होंगे, आप करोगे बेटा बताएंगे। U1, अरे भाई आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, आप पीछे से जा रहे हो, सीधा सा सोचो आपकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी तभी तो टकराओगे ले जाके, अगर उसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर आप पीछे हो और सामने वाला आगे है, अब उससे आपको कोलिजन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो कोलिजन से पहले किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, U1। बिफोर कोलिजन U1 ग्रेटर देन U2, ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखो आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन के बाद, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक नेचर के है, ठीक है, तो उसमें हमेशा बॉडी सेपरेट होंगी। कोलिजन के बाद ऑलवेज बेटा सेपरेशन होगा। जब हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करेंगे तो कोलिजन के बाद वहाँ स्टिक करती है बॉडी, ठीक। यहाँ पे हमेशा सेपरेशन होगा। सेपरेशन के लिए V2 ग्रेटर देन V1 होगा या V1 ग्रेटर देन V2 होगा। सेपरेशन के लिए क्या होगा बता जाओ जी जी जी, V2 ग्रेटर देन या V1 ग्रेटर देन, V2 ग्रेटर देन। भाई ये आगे तभी निकलेगा जब इसकी वेलोसिटी इस वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो जिसका मतलब V2 ग्रेटर देन क्या होता है V1। अब एक टर्म आता है जब हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 का जो रेशियो होगा उसे कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ क्या, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है बेटा, तो जितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं, कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से फिर इनके बीच में सेपरेशन होता है। जिस वेलोसिटी से उनके अप्रोच होते हैं उसी वेलोसिटी से फिर वो क्या होते हैं, आपके सेपरेट होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल होता है, और जब इक्वल होगा तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1। याद रहेगा? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। और जब परफेक्टली हम लोग इनइलास्टिक की बात करेंगे, तो इनइलास्टिक कोलिजन के बाद बेटा कोलिजन के आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी आर स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ में चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है। और जब स्टिक कर जाएंगे तो सेपरेशन होगा क्या, नहीं होगा। अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है तो आप लोग बता दो बेटा, आप बता दो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा सर, 0। अरे भाई जैसे आप जा रहे हो, कोई मतलब वो इंसेक्ट वगैरह आके आपके कपड़े पे आके चिपक जाता है, गाड़ी वाड़ी या बाइक या इसको साइकिल चला रहे हो तो कभी कभी उड़ के आके चिपक जाते हैं ना, अब वो चिपका रह गया तो सेपरेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कहा जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है तो क्या होगा, 0। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनके रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो जितने से सेपरेट होगा उतने से अप्रोच करेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन परफेक्टली अगर हमारा इनइलास्टिक है, परफेक्टली कैसा है, इनइलास्टिक नेचर क्या है, तो उस कंडीशन में सेपरेट होगा ही नहीं, तो सेपरेशन 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जो नॉर्मल हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा, उसमें सेपरेशन तो होता है लेकिन उतनी ही वेलोसिटी से सेपरेट नहीं होते, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेसर होगा। मतलब लाइफ में नॉर्मली जो कोलिजन हमारे एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और जब परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा तो ऑलवेज 1, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ऑलवेज कितना, 0। याद रहेगा? तो इसी को टर्म देते बेटा कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन। ठीक, तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करते थे, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 0 क्या 1। वहीं पॉइंट करके चाहे लिख लो, लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिखा देते हैं, अभी बार बार यूज में आएगा, लेकिन वहीं हेडिंग छोटा सा बना लो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख लीजिए, तभी आगे बताते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन it is a ratio of velocity of separation, it is a ratio of velocity of separation to the velocity of approach, it is a ratio of velocity of separation to the velocity of approach, to the velocity of approach। नीचे लिख लो, it is equal to, डायग्राम बनाया है, ठीक, तो ई की वैल्यू लिख दीजिएगा, अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यही कर लीजिए v2 माइनस v1 अपॉन v2, अपने डायग्राम में काटे हम लोग लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर मान लो यहाँ पहले उल्टा ले लिया, इसको u1 ले लिया, इसको u2 ले लिया, तो u1 माइनस क्या हो जाएगा, u2, और यहाँ पे तो v1 माइनस v2। अब जो डायग्राम हमने दिखाया है इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, ठीक हो जाएगा। कंडीशन पे कलर पेन से लिख लेना, वो ना ले, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू कितना होगा, 1। यानी कि जितनी वेलोसिटी से बेटा अप्रोच करेंगे उतनी ही वेलोसिटी से क्या होगा, सेपरेशन होगा। इलास्टिक के लिए हो गया। और दूसरा फॉर सेकंड वही आप लिख ही लो, सारा इस पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यहीं पे एक जगह लिख लो, बार बार फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल के लिए 0 हो गया। एंड फॉर इनइलास्टिक कोलिजन
फॉर इनइलास्टिक कोलिजन ई की जो वैल्यू होगी इनइलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो जाएगा। ई की वैल्यू 0 से क्या बड़ी होगी एक से कम, बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक, फिलहाल नेचर में मोस्टली कोलिजन जो हमारे होते हैं इसी नेचर के बेटा होते हैं। हो गया? हो गया? अब इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोगों ने लिखा था, इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी? कंजर्व होती है। अभी मैथमेटिकल नीचे लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लो इलास्टिक कोलिजन का। एग्जाम्पल परफेक्ट इलास्टिक का नोट कर लीजिएगा। बेसिकली बेटा जो पाया जाता है ना, वो एटॉमिक पार्टिकल जो आपके होते हैं उनके बीच जो कोलिजन होता है उसी को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। लिख लीजिए, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल है उनके बीच में जो कोलिजन होगा उसे हम लोग कह देंगे कैसा? परफेक्टली कैसा? इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो अब सब पॉइंट लिख लो। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ से कर लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं हम लोग, एक हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। तो अभी हम लोग हेड ऑन की बात सब कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। कंडीशन यही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा, हम लोग हेड ऑन का ही बनाया है यहाँ पे बेटा। देखिए, तो जब हेड ऑन कोलिजन आपका होगा तो बाय कंजर्वेशन आप लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखेंगे। ठीक, ये परफेक्टली क्या हो गया? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कर लेंगे। हेड ऑन कोलिजन, अगर बॉडी लो आपकी कोलाइड कर रही है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे आपका क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ठीक है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों के जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं बेटा सेम अगर आपके हैं तो इसी को आपने कहा परफेक्टली इलास्टिक क्या? हेड ऑन कोलिजन आपने कह लिया। तो यहाँ पे जब हम दिखा रहे हैं इसके बेस पर आप दिखाओगे बेटा, तो देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, तब आप लिखना शुरू करिए, जल्दी छाप लेंगे। लिख लीजिए, if center of mass of colliding bodies, if center of mass of colliding bodies are lying, center of mass of colliding bodies are lying on the same line, lying on the same line, lying on the same line, then collision is called, then collision is called क्या कहलाएगा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। collision is called perfectly elastic head on collision, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो उस कंडीशन में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। collision is called perfectly elastic head on collision। ठीक, इतना लेट कैसे इधर बैठे हमारा हो गया क्या? इसे परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। अभी आगे आ जाओ, अब कहाँ आ गया है? थोड़ा सा फायदा था लोगों को ना। चलो देखो ये भी है, हाँ एक दिन खड़े होकर इस पर घुमा है ना।
पहुँचोगे यहाँ से ज़्यादा ऊंचा है। लगा के अपने लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें जल्दी चलने वाला है नहीं, उसके लिए क्या आदेश पारित होगा, फिर बिल बनेगा तो आएगा, तो फिर अगली ठंडी में लगेगा। हाँ? चलो देखो क्या लिखा आपने। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑफ तो यहाँ पे बाय डेरिवेशन हम लीनियर मोमेंटम करेंगे। एक बार डायग्राम आप कैसे बना लेना। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1 u1 प्लस कितना m2 u2। देखो ये वाला यानी कि 1 वाला फैक्टर एक साइड में कर लो, 2 वाला फैक्टर एक साइड में कर लो। 1 वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो, 2 वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो। तो 1 वाला ये है तो आएगा m1 u1 माइनस m1 v1। यहाँ पे 2 वाले एक साइड में कर लो, m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन यहाँ से क्या होगा बेटा, इसमें कॉमन क्या है, m1 है, m1 u1 माइनस v1। यहाँ पे कॉमन हो जाए बेटा m2 v2 माइनस क्वेश्चन बना लो बेटा। इससे क्या बनाने कि क्वेश्चन बना लो, ठीक। m1 ब्रैकेट में ले दो। अरे अभी एक आदमी बाद ही करेंगे। हो गया ये केस आपका हो गया, यहाँ से आपने दिखा लिया। अभी क्या करें बेटा, क्या करें, 12th हो गया है, 11th में हो, कहाँ पढ़ती हो, KIC, ये KIC तो मेंटेन करना थोड़ा सा। हाँ हाइट है आ गई है इसकी पहचान है साइड साइड और ठीक है छोड़ती भी आगे पंखा बैठने गिरेगा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। हाँ तो बेटा जैसे करो m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस क्या हो गया m2 के बराबर हो गया। ये तो कंजर्वेशन में क्या लिखा, लीनियर मोमेंटम। आगे लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट लिखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बेसिस हम लोग देखेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारा प्रॉपर्टी इलास्टिक कोलिजन है, और जब प्रॉपर्टी इलास्टिक है तो कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही कोलिजन के क्या होगा, बाद में होगा। कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी, इसमें लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 कितना u2 स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से आ जाओ, देखो यहाँ भी m1 वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो, m2 वाले फैक्टर को एक साइड में करो। तो m1 वाला एक साइड में करोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा हाफ m1 क्या v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 u2 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर होगा। देखो इनमें से हाफ हाफ सभी तरफ से कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों में m1 कॉमन कर लो, हाफ कैंसिल हो गया बेटा पूरा, सभी जगहों पे है कॉमन करके हमको कैंसिल कर लेते हैं। रूल्स होता है कॉमन करके कैंसिल करने के लिए, फिर आज हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है। रूल्स होता है पहले आप कॉमन कर लीजिए फिर कैंसिल करिए, ठीक। ये फिर आप कैंसिल हो जाएंगे। वैसे का हमारा देखिए दोनों में m1 कॉमन है, m1 ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा m2 कॉमन होगा v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसे बनाने से क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। अब इक्वेशन सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट से आप डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या करिए आप डिवाइड करिए। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने ये बनाया था, सेकंड क्वेश्चन हमारा वो बन रहा है, ठीक।
तो डिवाइडिंग क्वेश्चन सेकंड बाई फर्स्ट, डिवाइडिंग क्वेश्चन सेकंड बाई क्या, सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो है क्या कहता है यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस b1 इक्वल टू m2 b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 b2 माइनस u2 हो गया। m2 कैंसिल, m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, m1 कैंसिल, ये क्वांटिटी हमारे कैंसिल हो गई। देखो u1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मालूम है? ये क्वेश्चन में प्लस बी क्वेश्चन में मानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ा था ना। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ पे a की जगह पे u1 और b1 है, a प्लस b बचे u1 माइनस क्या b1, इसमें आएगा u1 प्लस b1 अपॉन u1 माइनस b1। यहाँ पे क्या लो b2 माइनस u2 इंटू b2 प्लस क्या u2 अपॉन b2 माइनस u2। तो कैसे होगा बेटा? देखो ये वाला फैक्टर कट गया, बचा क्या अपने पास u1 माइनस b1 इक्वल टू u1 प्लस b1 इक्वल टू u2 प्लस b2। अब एक बार फिर से u वाले फैक्टर को क्या करिए, क्या करेंगे आप? एक साइड में चाहे कर लो और उसको आप क्या करिए, एक साइड में करिए। तो जब एक साइड में करोगे तो u2 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, b1 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर से आओगे आप u1 इधर आएगा u2 तो क्या नेगेटिव, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू जो b2 है b2 माइनस b1। इसी को भी आपको समझाया था हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इससे समझाया था वेलोसिटी ऑफ क्या सेपरेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्या रहेगा, ये दोनों जब बराबर रहेगा सेपरेशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी होती है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों कैसे होते हैं? बराबर इक्वल होते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोथ आर इक्वल। तो ये कंडीशन आपका होता है परफेक्टली किसका, इलास्टिक कोलिजन की क्या सिचुएशन होगी इसको मैं इसको दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू होती है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या होता है बराबर होता है। रिप्रेजेंट कर लीजिए इसी को कह लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए थे, ठीक। दिस इज कॉल्ड क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी सेम, ठीक। उसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ अप्रोच कहा जाता है बेटा, या कॉन्टैक्ट इम्पैक्ट कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको पहले हमने बता ही दिया है, बता दिया ना। कोलिजन मतलब ही नहीं लग रहा है बेटा, नहीं लग रहा, पकड़ के बैठे ना, जोड़ना नहीं तुमको, हाँ नहीं चल रहा ना। आप एक ड्यूटी लगा दो, एक रॉड ले जाओ उसमें ऐसा है ना। चेयर इस पे खड़ा हो जाएगा, दोनों पकड़ के पहुँच ही जाएगा, है ना। क्यों आदत है? जॉइंट वहाँ पे रख के नहीं नहीं, ये उस पर रख के ये हटा जाएगी। हाँ तब तो क्या इनमें गर्मी खत्म है? 1 महीने में गर्मी खत्म। ठीक है, फैन चला रहे, बंद करे बेटा, फैन चले, हाँ बस बस अब नहीं चमकेगा, किसको बंद करें? अरे
दो इसकी जगह पे। पछवाड़ा बंद कर दीजिए, आगे वाला चालू कर दीजिए। बस बस लाइन बस रन करो। हाँ शुरू करेंगे। हो गया? ये हो गया बेटा वेलोसिटी ऑफ सरफेस। वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया? लिख लो, दिस इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या? इम्पैक्ट बोला जाता है। टक्कर, कोलिजन। क्वेश्चन मार्क भी कभी उसको किसी अभी कंडीशन लिख लीजिए तब वही तो। हो गया बेटा? आप दिया? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। रीडिंग करो, स्पेशल केसेज ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। स्पेशल केसेज ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। स्पेशल केसेज ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। सर ये हेड ऑन कोलिजन के लिए हमेशा इनका वैल्यू 1 रहेगा हाँ, हर दो। क्योंकि जो हम लोग में यही बात ये भी होगी। फिलहाल ये जो हमेशा की कंडीशन ये होती है ना, हमेशा तो आप नहीं कहोगे, लेकिन जो कोलिजन जिसको हम लोग स्टडी करते हैं उसमें लेते हैं हम लोग जिसमें अब वही अगर स्पेशल केस जब ले रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू वेरी हो सकता है। रीजन क्या होता है, इससे बहुत हैवी बॉडी है और दूसरी बहुत लाइटर है, तब जब टकराएगा ना तो लाइटर वाला बहुत तेज़ी से रिबाउंस होगा, तब वैल्यू बदल जाती है। ठीक, लेकिन जो नॉर्मल इक्वल मासेस या नियरली इक्वल मासेस के लिए लेते हैं तब उस केस में जो नॉर्मल हम लोग स्टडी करते हैं तब बनी है। बट आपको पूछा जाएगा तो आप वो नहीं बोलेंगे, वहाँ स्पेशल केस में लगाना। ठीक है, जब तक उसका कंडीशन नहीं दिया गया तब तक आप वो नहीं लेंगे। ठीक, देखिएगा पहला पॉइंट लिखो बेटा। इफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर ऑफ सेम मास। इफ प्रोजेक्टाइल मतलब ठीक जो आपसे टकरा रहा है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, जिससे टकराएगा उसे टारगेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आने वाले में ये बॉडी प्रोजेक्टाइल बोले जाएगा और इसे बोलेंगे टारगेट। इसे क्या बोलेंगे आप? टारगेट बॉडी बोलेंगे। और इसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, मतलब जो उसकी तरफ आके टकरा रहा है उसे प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और जिससे टकरा रहा है उसे टारगेट। जैसे आप क्या बाइक या साइकिल से जा रहे हो, दूसरे वाले को उड़ा दिया, तो आपने उड़ाया तो क्या आप प्रोजेक्टाइल जो और उसने उड़ा दिया आपको तो हम उसके आप टारगेट हो जाएंगे। टारगेट मतलब जिसको आप हिट करते हैं उसे बोलते हैं ना, तो वो टारगेट कहलाएगा। याद रहेगा ना? तो यहाँ पे है इफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर ऑफ सेम मास। अगर प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों का मासेस कैसे हैं हमारे? सेम हैं, दैट इज m1 = m2 = m। m1 = m2 इफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर ऑफ सेम मास। या तो एक चीज़ और पहले कर लो बेटा, तब हम लोग इसको करें, क्योंकि अभी एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। जो वेलोसिटी आपका कोलिजन होता है v1 और v2 की वैल्यू, ठीक, तब इसको करो, नहीं तो फिर अभी उसी क्वेश्चन की बेस हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ सर, उसको लिख लो, इसको डब्बे में बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो, अभी उसके बाद फिर इसको लिख लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी ना हमें वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो आपका हो रहा है, अलग अलग बॉडी की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, उसके लिए एक रिलेशन हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो लिख लीजिएगा, देखिए द वेलोसिटी ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, तो उसके बाद उसको लिखिएगा द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा विल बी गिवन बाय रिलेशन वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन विल बी गिवन बाय रिलेशन। फार्मूला बेटा ये इलास्टिक होगा चाहे इलास्टिक होगा, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसी में हम लोग कंडीशन अप्लाई करके फिर निकालेंगे इलास्टिक के लिए क्या होगा, इलास्टिक के लिए क्या होगा। मासेस सेम है तब क्या होगा, नहीं हुए तब क्या होगा। फिलहाल बेसिकली इसका जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे पहले वो इलास्टिक कोलिजन के लिए करना है। इसके लिए करना है इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जब परफेक्टली इलास्टिक और दोनों स्टिक कर जाएंगे तो कोई सेपरेशन होगा नहीं, साथ साथ चलेंगे तब कॉमन वेलोसिटी मिल जाती है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है और नेचर इलास्टिक है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस जो करेंगे वो इलास्टिक ओरिजिन के लिए करते हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, इलास्टिक ओरिजिन लिखिए V1 इक्वल टू, फॉर्मूला नोट कर लिया, अभी इसी की वजह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। V1 इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट में M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1, ठीक है। ये इधर कर बेटा, मिटा दे। देखो तो V1 की जब वैल्यू लिखेंगे ओरिजिन के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जिसका निकाल रहे हैं उसका मास माइनस सेकेंड बॉडी का मास, ठीक है, अपान दोनों बॉडी के मासेस का सम इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी बिफोर कोलिजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सेकेंड बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी अपान टोटल मास। ऐसे फॉर्मूला लिख दी। नहीं बोले V1 इक्वल टू होगा M1 जिसका निकाल रहे हैं माइनस अपान M1 प्लस M2 U1, ठीक। ये हो गया फर्स्ट बॉडी के इस कंडीशन में, और प्लस 2 इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन अपान टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक। अपान टोटल मास कितना, M1 प्लस M2, यानी कि जब V1 निकालेंगे तो M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड बॉडी की क्या मास एंड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अपान टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। निकाल लो इतना। एंड V2 का V2 बराबर लिख लीजिएगा, वो तो लिख सकते एंड V2 इक्वल टू, अब ऐसे कहाँ से वहाँ पे लगाओ, अब के बाद किसका मास M2 माइनस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक। जिसका निकालोगे उसका पहले, फिर बाद में प्लस 2 M1 U1 अपान M1 प्लस M2, याद रहेगा ना, जुगाड़ से याद करोगे तो याद रहेगा, भूल जाएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट करने का टाइम नहीं रहता है। तो V2 की वैल्यू आएगी M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 M2 U1 अपान M1 प्लस सम M1 प्लस U2। ये कंडीशन हमारा होता है। कभी हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं ज़्यादातर सम का नीचे डिवाइड हो जाता है, मतलब सम M1 प्लस M2 चाहिए M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया। तो ये केस आपका हो गया बेटा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जो वेलोसिटी होगा आपका कोलिजन, ठीक। अब यही जब स्पेशल केस लेंगे तो इसी के बेस पे अलग अलग हम लोग वैल्यू रख के वहाँ से निकालेंगे कि V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, कैसा होगा। अब स्पेशल केस जो लिख रहे थे आप लिखिएगा, ठीक। कुछ लिखा था उसमें कि नहीं, हाँ लिखे एक प्रोजेक्टाइल और टारगेट और जो लोग लिखते हैं बराबर काट दिए डबल बार हम तो दोबारा डबल बनाओ, और डबल नहीं किए हैं वो जहाँ भी लिखिएगा। स्पेशल केस से पहला था इफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर ऑफ सेम मास, अगर प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों के मासेस सेम हैं दैट इज M1 इक्वल टू M2, बराबर नहीं हो। M1 और M2 दोनों कैसे हो बेटा, बराबर। M1 इक्वल टू क्या हो, M2 हो, तो कंडीशन क्या बनेगी, सेम मास दैट इज IE M1 इक्वल टू M2, मतलब जो टकरा रहा है जिससे टकरा है दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक। तब लिखिएगा, अब सेम मास के हो जाएंगे बेटा, जिस इक्वेशन से अगर हम लोग लिखेंगे, मान लो इक्वेशन कुछ बना लिया फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू रखा जाए तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 M1 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में रखो तो V1 मिलेगा ना बेटा, पहले इक्वेशन फर्स्ट निकालो, इक्वेशन फर्स्ट V1 की वैल्यू आएगी M1 M माइनस M अपान M प्लस कितना M इंटू U1 प्लस 2 M इंटू U2 अपान M प्लस M। देखो ये तो जीरो हो गया बेटा, M माइनस M जीरो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी जीरो मिलेगी, तो सही 2 M इंटू U2 अपान 2M, अगर M इंटू M क्या हो गया, कैसे V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, U2 के बराबर, ठीक। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हो जाएगा
बाद जो वेलोसिटी इसकी थी वो टकराने के बाद वेलोसिटी इसकी हो गई दूसरे बॉडी की। टकराने के पहले जो वेलोसिटी इसकी थी, टकराने के बाद वो वेलोसिटी किसकी हो गई? इसकी हो गई। मतलब आपस में वेलोसिटी का क्या हो जाता है? इंटरचेंज होता है। बट जब दोनों के मासेस कैसे हैं? सेम। अगर दो सेम मास वाली बॉडीज हैं आपस में कोलाइड करती हैं तो एक वाली क्या होगी? दूसरे की वेलोसिटी गेन करेगा, दूसरे वाली पहले। मतलब अगर दूसरी वाली पहले रेस्ट में थी और पहले गई उससे टकराई तो दूसरी वाली मूव कर जाएगी, पहले वाली रेस्ट में आ जाती है। कभी कभी कैरम खेलते समय ऐसा कंडीशन बनता है, आप स्ट्राइकर जाता है हिट करता है, दूसरा वाला आगे मूव कर जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है। बट ये सब केसेस बड़े रेयर होते हैं, ठीक है। तो वो केस आपका होता है। अगर आइडेंटिकल हैं तो उस केस में दूसरे से टकराएगी, पहले रुक जाएगी, दूसरी वाले उसी वेलोसिटी से क्या करेगी? मूव कर जाएगी। ठीक, पहला केस हो गया, समझ गया ना। नीचे लिखिए है दैट इज दिस मीन्स नोट कर लिया? नोट करें तो बोले जल्दी कर लीजिए बेटा। आप लोग थोड़ा पढ़ के आइए भैया, थोड़ा तेज़ी से पढ़िए, ठीक जी। इसके लिए कभी मीटिंग वूटिंग हो तो बोला जाएगा, ऐसे तो फिर ज़्यादा नहीं बने। बाद में तब होगा सिलेबस नहीं हो रहा है, हाँ? कहाँ से हो पाएगा? सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, जब विदा इतना वो गैप रहेगा तो फास्ट पढ़ाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी होगी। हो गया? चलिए, ई की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा, क्या होगा वेलोसिटी की वैल्यू। नीचे लिखिएगा, हो गया बेटा सबका? नीचे लिखिए दिस मीन्स दैट when two bodies of equal masses when two bodies of equal masses when two bodies of equal masses undergoes head-on coelastic collision head-on elastic collision their velocities get interchanged. उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है बेटा? इंटरचेंज हो जाती है। हो जाएगा? उस केस में एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाएगी, दूसरे वाले की पहले। अगर दूसरे वाले पहले रेस्ट में है तो टकराने के बाद बेटा पहले वाले रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी वाली क्या होगी? उसी वेलोसिटी से मूव कर जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपका होता कब का? जब आपका कैसा हो सिस्टम? मास सेम हो, तब के लिए कंडीशन आपका ये फॉलो होता है। ऐसा होता है कि वेलोसिटी छपड़ जाता है। दूसरा लिखेंगे, वो तो परफेक्टली नास्ती जब करेंगे तब सीखिएगा बेटा। फिर लिखो, सेकंड लिखिएगा, इफ ये मैसिव मतलब हैवी, बड़ा। इफ ए मैसिव प्रोजेक्टाइल collide with a light target अगर मैसिव प्रोजेक्टाइल जो है वो किसके साथ टकरा रही है? हल्के टारगेट बॉडी के साथ टकरा रही है। मैसिव आपका किससे टकरा रही है बेटा? किससे? लाइटर बॉडी के साथ में कोलाइड कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? नीचे को दैट इज m1 मच ग्रेटर देन m2। कंडीशन क्या होगा बेटा? m1 बहुत बड़ा है m2 से। m1 मच ग्रेटर देन क्या है? मतलब
एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, दूसरी बॉडी का मास कैसा है आपका? बहुत कम। बहुत कम है, तब कंडीशन क्या बनेगा? V1 और V2 की वैल्यू। ठीक, अब जरा सोच के बताओ कोई लोग जल्दी से, ये तो बताएं हम। M2 क्लोज टू 0 हम मान लेते हैं, और M1 की वैल्यू, जैसे आप ट्रक जा रहा है और आप साइकिल लेके उसे सामने दादागिरी करिए तो क्या करेगा? अब तोड़ा देगा। तो आपका मास जो होगा उस लोडेड ट्रक के रिस्पेक्ट में कैसा है? निगलेक्टेबल होगा बेटा, तो इसे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर एक गाड़ी बहुत मैसिव है, दूसरी बहुत लाइटर है, तो उस केस में मैसिव गाड़ी के मास के रिस्पेक्ट में लाइटर गाड़ी का मास क्या कर लिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में कैसे होगा देख लो आप जल्दी से। V1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो V1 की वैल्यू फार्मूला है M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू क्या? U1 प्लस 2M2 U2 अपान M1 प्लस M2। एक चीज़ आप जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी इग्नोर किया जाता है ना किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे को हम लोग इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप निगलेक्ट करते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं किया जाता है। मतलब गुणा और भाग करते समय कभी भी किसी क्वांटिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो बड़ी हो छोटी हो जो भी है। जब भी इग्नोर हम लोग करते हैं तो उस केस में करेंगे जब दो क्वांटिटी को जोड़ दे या घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? M2 की वैल्यू बहुत छोटी है, M1 माइनस M2 है, हमने इग्नोर कर दिया, तो ऐसे एडजस्ट कर ले, तो घटाने जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो M1 इंटू U1 अपान M1, M1 कट जाएगा, तो V1 की वैल्यू है U1 प्लस, इसकी वैल्यू की बहुत कम है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रोडक्ट भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो डिवाइड करने के बाद भी कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्लोज टू हम लोग क्या मान लेते हैं? 0। यहाँ पे M2 की वैल्यू हम लोगों ने क्लोज टू क्या ले लिया? M2 की वैल्यू क्लोज टू नंबर क्या ले लिया? 0 ले लिया। तब उस कंडीशन में आपका जो वैल्यू हमें मिलेगा, यानी कि V1 की वैल्यू जो होगी, V1 की वैल्यू को U1 की बराबर, जैसे ट्रक जा रहा है, अब ट्रक के सामने कोई साइकिल वाला भिड़ गया, तो ट्रक की स्पीड पे अंतर आएगा क्या? वो अपनी स्पीड से चलता रहेगा, तो उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अब सेकंड केस में अगर V2 निकालोगे तो V2 है कि जो सेकंड बॉडी है जो चल रहा था आगे, उसके साथ क्या होगा? देखो V2 निकालते हैं तो हम बोलेंगे M2 माइनस M1 अपान क्या? M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M1 U1 अपान कितना? M1 प्लस M2। यही करना है बेटा, M2 को इग्नोर करना है, M2 को इग्नोर कर दिया तो माइनस M1 अपान M1 इंटू U1 हो गया। U2 लिख रहे थे ना, ये क्या है अपने? तो यहाँ पे क्या होगा? M2 को अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो माइनस M1 अपान M1 होगा, तो ये हो जाएगा क्या? V2 की वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? V2 की वैल्यू कितना? तो -1 आएगा ना, ये तो इग्नोर कर दिया है, माइनस M अपान माइनस M1, तो बचेगा -1 इंटू U2, ये हो जाएगा माइनस कितना? माइनस U2, और ये प्लस कितना? 2 U1 M1 M2 इग्नोर किया, M1 कट जाएगा प्लस 2 U1, यानी V2 की जो वैल्यू आएगी, जो हमारे V2 है यानी लाइटर बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक, उससे रिबाउंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, 2 टाइम्स ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी। जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी का उसमें 2 गुना क्या करेगा? जुड़ जाता है। 2 गुना क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा। तो B2 की वैल्यू आ गई 2U1, अगर इसी को प्लस माइनस आगे कर लीजिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं B2 इक्वल टू 2U1 माइनस कितना? U2 के बराबर हो जाएगा बेटा। अब इतना कर लिए, बाकी कंडीशन सॉल्व कराते हैं। सर आ गए बेटा? सर आ गए? चलो कर लीजिए।